हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज़ थी लूसेंट सामान्य हिंदी के नोट्स हम कवर कर रहे थे और आज हमारी तीसरी क्लास है हिंदी की। इसमें हम बात करेंगे हिंदी राजभाषा के रूप में किस प्रकार से विकसित हुई और सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये अभी तक की। ठीक है, इसके अंदर हम जो हमारे अनुच्छेद हमारा 343 से लेकर 351 तक है जो भाषा से संबंधी हैं उन सबको कवर करेंगे। 8वीं अनुसूची को पढ़ेंगे और इसके अलावा भाषा से संबंधी यहाँ पे राजभाषा से संबंधी जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, चाहे वो राजभाषा आयोग हो, चाहे वो राजभाषा समिति हो या फिर अन्य कुछ संस्थाएं हों। ठीक है, तो सभी को हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक पहले की 2 क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कल के क्वेश्चन का आंसर बता दूं। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था वीडियो में, जो हमने उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व का हमने अगला पार्ट किया था कि उत्तराखंड का कुमाऊं का बैरम खान किसको कहा जाता है। तो कुमाऊं का बैरम खान कहा जाता है शिवदत्त जोशी या शिवदेव जोशी को। ठीक है, दोनों एक ही नाम है, कहीं पे शिवदत्त है, कहीं पे शिवदेव है। तो शिवदेव जोशी को बैरम खान कहा जाता है। और ये भी मैंने पूछा था उनको यह उपाधि किसने दी थी। तो एक इतिहासकार हैं रुद्रदत्त पंत, उन्होंने उनको यह उपाधि दी थी। ठीक है, तो 3 लोगों ने इसका कंप्लीट आंसर किया था। एक का नाम था सुनील कुमार, उन्होंने सबसे पहले इसका आंसर किया था। प्रीति नेगी ने भी आंसर किया था और दर्शना खड़ायत ने भी इसका आंसर किया था। ठीक है, कंप्लीट आंसर बाकी कई लोगों ने किया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया उपाधि किसने दी थी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का क्वेश्चन भी वीडियो के एंड में मैं आपसे पूछूंगा और एक डाउट है उसको भी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। देखिए, अब राजभाषा के बारे में बात करते हैं। देखिए, राजभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है राजकाज की भाषा, यानी कि जिस भाषा में ऑफिशियल्स वर्क हमारे होते हैं उसी को हम कहते हैं राजभाषा। इसे दरबारी भाषा भी कहते हैं, यानी कि जब पूर्व काल में जब राजा लोग होते थे यहाँ पे तो उनके जो काम होते थे वो दरबारी भाषा में होते थे। बस उसी दरबारी भाषा को हमने आज किस नाम से जानते हैं, राजभाषा के नाम से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दरबारी भाषा राजभाषा एक ही है। ठीक है, हालांकि अब दरबारी भाषा नहीं बोला जाता, अब राजभाषा ही बोला जाता है। भारत की राजभाषा क्या है। तो भारत की राजभाषा है हिंदी। देखिए, यह आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि आप इनमें से हिंदी को किसके अंतर्गत रखेंगे, राष्ट्रभाषा के अंतर्गत रखेंगे, बोली के अंतर्गत रखेंगे या राजभाषा के अंतर्गत रखेंगे। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। ठीक है, यानी कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। जितने भी हमारे कार्य होंगे, काम होंगे, वो सभी हिंदी में होंगे। इसकी घोषणा कब की गई कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी। 14 सितंबर 1949 को इसकी घोषणा की गई थी। यह आपको याद रखना है डेट सहित। ठीक है, इसीलिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व हिंदी दिवस भी है, ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि 10 तारीख को ये क्यों मनाया जाता है। आपको बस यहाँ पे इतना याद रखना है कि हिंदी की घोषणा कब की गई राजभाषा के रूप में, 14 सितंबर 1949 को, और फिर राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या हुआ। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय हिंदी का काफ़ी सारा विकास हुआ, राष्ट्रभाषा बनने के लिए काफ़ी सारे आंदोलन हुए, काफ़ी सारे लोगों ने उसका समर्थन भी किया। लेकिन जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो जो अहिंदी क्षेत्र थे जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती थी, उन्होंने हिंदी का विरोध शुरू कर दिया। ठीक है, तो उन्हीं विरोधों को शांत करने के लिए एक फॉर्मूला निकाला गया, जिस फॉर्मूले का नाम था मुंशी आयंगर फॉर्मूला। ठीक है, तो मुंशी आयंगर फॉर्मूले के तहत हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया और जो अहिंदी क्षेत्र थे जहां पे हिंदी नहीं बोली जाती थी उनके लिए ये किया गया कि 15 सालों तक अंग्रेजी बनी रहेगी और जब जो धीरे धीरे इंग्लिश को यहाँ से रिमूव किया जाएगा। तो ये बातें किस फॉर्मूले के तहत की गई, ये फॉर्मूला था मुंशी आयंगर फॉर्मूला। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि हिंदी और अहिंदी क्षेत्रों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए किस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया। तो मुंशी आयंगर फॉर्मूले के तहत ये घोषणा यहाँ पे की गई थी। ठीक है, चलिए अब राजभाषा से संबंधित कुछ हमारे भाग हैं संविधान के अंदर। आपको सीधा प्रश्न बनता है संविधान का कौन सा भाग, आपको पता है संविधान में कुल 22 भाग हैं, तो संविधान का कौन सा भाग राजभाषा से संबंधी है। ठीक है, तो भाग 17 जो है यह राजभाषा से संबंधी है। इसके अलावा इसके अंदर हमारे 343 से लेके 351 तक आर्टिकल, तो आपको इसके बीच में जो भी आर्टिकल आपको दिख जाए आप सीधा समझ जाना ये राजभाषा से संबंधी है। ठीक है, तो भाषा से संबंधी आर्टिकल कहाँ कहाँ से हैं
343 से लेकर 351 तक हैं। इसके अलावा बीच में भी एक दो हैं, उनको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो अब यहाँ से इनको वन बाय वन पढ़ते हैं कि 343 क्या कहता है, 344 क्या कहता है। सारी चीज़ों को बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपको बस ये याद रखना है, भाग 17 जो है वो भाषा से संबंधी है, ठीक है, और अनुच्छेद। अब सबसे पहले बात आती है आर्टिकल 343 की। देखिए, आर्टिकल 343 में ये कहा गया है कि जो संघ है, यानी कि राज्यों का एक संघ है जिसको भारत हम कहते हैं, भारत के लिए राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान में संघ का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। तो संघ की भाषा क्या होगी भारत की, तो भारत की एक भाषा के बारे में बताया गया है 343 में, और इसी के अंदर ये कहा गया है कि हिंदी राजभाषा होगी और लिपि जो होगी हमारी वो देवनागरी होगी। तो आपको प्रश्न बन सकता है, इनमें से किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है, वो है आर्टिकल 343, ठीक है। या फिर लिपि देवनागरी होगी, कौन सा अनुच्छेद कहता है, आर्टिकल 343 यह घोषणा करता है। अब देखिए, अब अगर एग्जाम में थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन पूछ लिया जाए और आपको ऑप्शन इस तरीके से दे दिए जाएं कि इनमें से किस आर्टिकल के तहत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, और आपको ऑप्शन ऐसे दे दिए जाएं 341(1), 343(2), 343(3), तो ये आपको याद रखना है। जो 343(1) है ये अच्छा था हिंदी के लिए, इसके अंदर हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, देवनागरी को लिपि बनाया गया। लेकिन जो आर्टिकल इसके अंदर आए 343(2) और 343(3), इनके पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो देखिए, उसके बाद इसमें एक संशोधन किया गया, नया आर्टिकल जोड़ा गया 343(2), और ये कहा गया कि अंग्रेजी जो है वो 15 सालों तक बनी रहेगी। ये संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो 343 के सेकंड उसमें ये कहा गया है, ठीक है। और उसके बाद फिर दोबारा से जब विवाद बढ़ने लगा तो एक और संविधान उसके अंदर संशोधन किया गया, एक और उसके अंदर एक आर्टिकल जोड़ा गया 343(3). इसके तहत ये किया गया कि अंग्रेज़ी आगे भी बनी रहेगी, सरकार अगर चाहे तो 15 साल के बाद भी अंग्रेज़ी को बना के रख सकती है। इसीलिए अंग्रेज़ी 1965 में ख़त्म नहीं हुई। हालांकि जब 1965 लगा, 15 साल पूरे हुए, संविधान को लागू हुए, तभी अंग्रेज़ी को ख़त्म होना था, लेकिन इस आर्टिकल के तहत ये कभी भी ख़त्म नहीं हुई और अभी तक ख़त्म नहीं हुई। तो अगर आपको डिटेल में पूछे तो आपको ये तीनों आर्टिकल याद रखने हैं, नहीं तो इसके अंदर जो मेन बात है वो ये है कि 343 आर्टिकल कहता है राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी। चलिए, अब बात करते हैं आर्टिकल 344 के बारे में। देखिए, जो आर्टिकल 344 है ये राजभाषा आयोग और समिति से संबंधित है, ठीक है। अब आपने पढ़ा है कि भारत का जो प्रथम राजभाषा आयोग था, इसका गठन किया गया 1955 में, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए, इसके अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर, यानी कि BG खेर इसके अध्यक्ष थे। तो सीधा पूछा जाता है प्रश्न, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, BG खेर इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और इन्होंने अंग्रेज़ी को ख़त्म करने की और हिंदी को और विकसित करने का इन्होंने सिफारिश किया था। हालांकि इनकी सिफारिशें नहीं मानी गई, ठीक है। चलिए, अब देखिए, जब राजभाषा आयोग का गठन किया गया तो उसी के साथ एक और समिति भी बनाई गई उसी के 2 साल बाद, जिसका नाम था संसदीय राजभाषा समिति। ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखिए, अगर आपको पूछे राजभाषा आयोग कब बनाया, 1955 में। संसदीय राजभाषा समिति कब बनाई गई, 1957 में, जिसके अध्यक्ष थे गोविंद बल्लभ पंत, GB पंत जिसके अध्यक्ष थे। इसीलिए इस समिति को पंत समिति भी कहते हैं। तो अगर आपको सीधा प्रश्न बन जाए पंत समिति का संबंध किससे है, तो भाषा से इसका संबंध है, ठीक है, राजभाषा से इसका संबंध है। और इसी समिति ने इंग्लिश को बनाए रखने की सिफारिश की थी, ठीक है। इंग्लिश को ख़त्म ना करने के लिए कहा था, इन्होंने कहा था कि इंग्लिश को हिंदी की सहायक राजभाषा बना दी जाए, और इसकी सिफारिशों को मान लिया गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनकी सिफारिशें नहीं मानी गई, इनकी सिफारिशें मान ली गई, ठीक है। तो हिंदी की वकालत, अंग्रेज़ी की वकालत किसने करी थी, जो ये संसदीय राजभाषा समिति थी, इसने करी थी। स्थापना आपको याद रखना है 1957 में। बाद में क्या हुआ, इसी समिति की सिफारिश पर जो हमारा राजभाषा अधिनियम बना, वो किस समिति की सिफारिश पर बना, तो पंत समिति की सिफारिश पर वो बना था, ठीक है। तो सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है उत्तराखंड में कि राजभाषा अधिनियम का गठन कब हुआ था, या राजभाषा अधिनियम कब बना था। 1963 में ये अधिनियम बना था और 1967 में इसमें संशोधन किया गया था। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। तो अभी तक हमने कई सारे जो फैक्ट हैं उनको कवर किया है। उम्मीद करता हूँ आपने सभी फैक्ट को अच्छे से समझा होगा। चलिए, आर्टिकल 345 को यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, ये 3 बहुत ज़रूरी हैं, दोनों ऊपर जो हमने आयोग और समिति पढ़ी, और तीसरा ये अधिनियम कब बने, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 345 के बारे में। देखिए आर्टिकल 345 बताता है कि राज्यों की भाषाएं क्या क्या होंगी। प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? 345, जिसके तहत जैसे कि हमारे अलग अलग राज्य हैं, जैसे पंजाब है, पंजाब में जो महत्वपूर्ण राजभाषा है वो है पंजाबी, हिंदी वहाँ पे सहायक राजभाषा के रूप में काम करती है। तो ये जो छूट दी गई है ये दी गई है आर्टिकल 345 के तहत। तो इसीलिए भारत में अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो 9 हिंदी भाषी राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है दिल्ली। ठीक है, तो ये 9 प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर केवल हिंदी जो है वो राजभाषा है, प्रमुख राजभाषा है, और बाकी क्या है जो है वहाँ पे उसके अन्य राजभाषाएं इसके सहयोग में हैं। बाकी के राज्यों में अन्य भाषाएं प्रमुख हैं और हिंदी वहाँ पे सहायक के रूप में है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे संस्कृत को उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था। ठीक है, कब घोषित किया गया। चलिए, तो ये आपको ध्यान हो गया कि कौन से आर्टिकल के तहत राज्य अपनी मन की राजभाषाएं चुन सकता है अपने मनपसंद की, तो वो है 345। और हिंदी भाषी राज्य कितने हैं वर्तमान में? 9 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए, अगला आर्टिकल है हमारा 346। 346 ये कहता है कि 2 राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा, यानी कि अगर मान लीजिए राज्य ए है और राज्य बी है, इन दोनों को आपस में कन्वर्सेशन करना है, बातचीत करनी है, आपस में इनको रिश्ते बनाने हैं, तो ये किस भाषा का प्रयोग करेंगे? मान लीजिए ये राज्य पंजाबी बोलता है, ये मराठी बोलता है, अब कैसे करेंगे? तो वो करता है 346 कि ये दोनों राज्य आपस में ऐसा निर्णय ले सकते हैं और हिंदी या फिर अंग्रेजी में इसको ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2 राज्यों के बीच जो भी विचार होते हैं, जो भी बातचीत होती है, जो भी पत्रादि होती है, किस भाषा के तहत होगा, ये कौन सा आर्टिकल डिसाइड करता है? आर्टिकल 346। ठीक है, इसके बाद है हमारा आर्टिकल 347। देखिए आर्टिकल 347 क्या कहता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, अगर प्रादेशिक भाषाओं को मान्यता से संबंधित, यह आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि जो भी हमारी भाषाएं थी, जब हमारा संविधान बना तो संविधान में जब 8वीं अनुसूची आई, 8वीं अनुसूची में आपको पता है भाषाओं को शामिल किया गया। ठीक है, और उस समय कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे 1967 में 21वां संविधान संशोधन किया गया और सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो सिंधी पहले एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती थी, सिंधी पहले उसको मान्यता नहीं मिली हुई थी, एक तरीके से आप ऐसे समझिए। लेकिन 1967 में इसी आर्टिकल के तहत उस प्रादेशिक भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। इसीलिए अभी वर्तमान में संख्या कितनी हो गई है? 22 हो गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर किसी भी नई भाषा को संविधान में मान्यता दिलानी है या उसको प्रॉपर रूप से संविधान के अंदर शामिल कराना है, तो कौन सा आर्टिकल देता है यह परमिशन? 347। तो जितनी भी 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं संविधान बनने के बाद, वो इसी आर्टिकल के तहत जोड़ी गई हैं। 348 आर्टिकल कहता है कि जो भी हमारे कोर्ट हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट है, चाहे वो अन्य कोर्ट हैं, वहाँ की भाषा, जितने भी विधेयक बनते हैं, चाहे वो लोकसभा में बने, चाहे वो संसद में बने, चाहे वो कहीं भी बने, विधानमंडल में बने, कहीं भी बने, उनकी भाषा, चाहे अधिनियम, उनकी भाषा, वो सभी कौन सा आर्टिकल डिसाइड करता है? 348। तो आपको सीधा प्रश्न बन सकता है, उच्च न्यायालय में भाषा से संबंधी आर्टिकल कौन सा है, ये आपको बताना है। तो 348। ठीक है, हालांकि जो भी हमारे कोर्ट्स हैं, जो भी हमारे अधिनियम है, विधेयक हैं, सब किस में बनाए जाते हैं? अंग्रेजी में ये बनाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। हाई कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। ठीक है, चले अगला है हमारा 349। देखिए आर्टिकल 349 ये कहता है कि भाषा से संबंधित कुछ विधियां अनियमित करने की प्रक्रिया, अधिनियमित करने की प्रक्रिया। ठीक है, यानी कि भाषा से रिलेटेड कुछ अगर आपको रूल्स कानून बनाने हैं, तो उनकी प्रोसेस जो दी गई है वो आर्टिकल 349 में दी गई है। अगला है हमारा आर्टिकल 350। देखिए आर्टिकल 350 ये कहता है कि व्यथा के निवारण के लिए अभ्यवेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अब देखिए अभ्यवेदन का मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, याचिका। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है सरकार से, तो आप किस माध्यम से, किस भाषा के माध्यम से अपनी याचिका सरकार तक ले जा सकते हैं, वो बताया गया है आर्टिकल 350 में। आर्टिकल 350 ये कहता है कि आप किसी भी भाषा में अपनी जो मांग है, आपकी जो प्रॉब्लम है, उसको वहाँ तक, सरकार तक, ये जो संबंधित अधिकारी है वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आमतौर पर किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन हालांकि 350 ये अनुमति देता है कि आप किसी भी भाषा में ये लिख सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी भाषा में अपना जो याचिका है वो दायर कर सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 351 आता है, जो महत्वपूर्ण है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हिंदी के विकास के लिए किस अनुच्छेद में निर्देश दिए गए हैं, तो वो है आर्टिकल 351।
ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे जो हमने सभी आर्टिकल्स को पढ़ा, आर्टिकल बाय आर्टिकल पढ़ा 343 से लेकर 351 तक। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछिए, और नहीं समझ में आया है तो दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। चलिए अब अगला देखते हैं। अब इसके बाद आखिर में वीडियो के एंड में कुछ वन लाइनर भी है, उनको भी कवर करेंगे, और हिंदी की पहली क्लास को लेकर एक छोटा सा डाउट है जो मैंने गलत बता दिया था वहाँ पे, उसको भी हम आखिर में आके करेक्ट कर लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में। भाषा से संबंधी अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद। देखिए हमने ऊपर जो 17वां भाग है उसके अंदर जितने भी अनुच्छेद है सबको पढ़ा, सब हमारे क्लियर हुए। अब देखिए भाषा से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण है, जैसे कि आर्टिकल 120 है, आर्टिकल 210 है। संसद में किस भाषा का प्रयोग होगा, ये कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 120। या फिर संसद के अंदर जो भी लोकसभा अध्यक्ष होता है या राज्यसभा का सभापति होता है, अपने जो उसके साथ के सदस्य हैं उनको किस भाषा में उनको अधिकार है बोलने का, या वो देगा उनको बोलने का अधिकार, ये बताया गया है आर्टिकल 120 में, ठीक है। तो आर्टिकल 120 ये कहता है कि संविधान के संसद के अंदर कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा में बोल सकता है, ठीक है। और 210 बताता है कि जो यहाँ पे संसद के अंदर होता है वही प्रोसेस विधानमंडल में भी होती है। तो विधानमंडल के संबंधी भाषा का अनुच्छेद कौन सा है, वो है 210। संसद का कौन सा है, 120, ठीक है। चलिए अब अनुसूची के बारे में पढ़ लेते हैं। अनुसूची से भी प्रश्न बनते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए भारत जो भाषाएं हैं, भारत के अंदर भाषा से संबंधित कौन सा अनुसूची है यह आपको पूछा जाता है। तो 8वीं अनुसूची जो है इसका संबंध है भाषा से, ठीक है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं यहाँ पे शामिल हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे, और कौन सी भाषा को कब जोड़ा गया। देखिए जब संविधान का गठन हुआ, जब संविधान बना और लागू हुआ, उस समय इसके अंदर कुल 14 भाषाएं थी। 14 भाषाएं कौन कौन थी, असमिया थी, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तेलुगु, तमिल, उर्दू। एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे इंग्लिश कहीं भी नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इनमें से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, और इंग्लिश आपको वहाँ पे 100% दिया होता है। तो इंग्लिश नहीं है, उर्दू भी है, नेपाली भी है, आगे जाके जुड़ेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। चलिए अब जब ये बना तो 14 भाषाएं थी, लेकिन उसके बाद 1967 का साल आया, और उस साल एक संशोधन किया गया जिसको बोला गया 21वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो 21वां संविधान संशोधन किया गया 1967 में, और संविधान की 8वीं अनुसूची में एक भाषा और जोड़ दी गई, सिंधी भाषा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके आपको तीनों याद होने चाहिए, क्योंकि संविधान में जोड़ी गई ये प्रथम भाषा थी, ठीक है, उन 14 के अलावा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि संशोधन द्वारा संविधान में सर्वप्रथम किस भाषा को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को। उसके बाद 1992 का साल आया, 71वां संशोधन किया गया, और 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को संविधान के इसमें जोड़ दिया गया 8वीं अनुसूची में, ठीक है। तो पहली जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 67 में, दूसरी जोड़ी गई 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, और उसके बाद जो हमारी अन्य 4 थी वो जोड़ी गई 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, और उसके तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। तो 3 कब जोड़ी गई, 1992 में, और 4 जोड़ी गई 2003 में, ठीक है। चलें इसके बाद राजभाषा के विकास से संबंधित कुछ संस्थाएं हैं, उनको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि केंद्रीय हिंदी समिति का गठन कब हुआ और ये कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय हिंदी समिति का गठन 1967 में हुआ, ये नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा कुछ संस्थाएं जो हैं वो शिक्षा मंत्रालय के अधीन आती हैं, यानी कि जो HRD मिनिस्ट्री है हमारी उसके अधीन आती हैं, ठीक है। साहित्य अकादमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई। तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, 1954 में ये स्थापित हुआ था। नेशनल बुक ट्रस्ट, बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है ये, नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, ठीक है। इसके अलावा केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई, तो ये 1960, ये भी नई दिल्ली में स्थित है। और वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, इसकी स्थापना कब हुई, 1961 में, ये भी नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद कुछ हमारे गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, हालांकि आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा किस मंत्रालय के अधीन आता है, लेकिन पूछा जा सकता है तो माइंड में रहेगा अगर आपने यहाँ पे देखा होगा। केंद्रीय अनुवाद आयोग, तो आपको सीधा प्रश्न बन सकता है केंद्रीय अनुवाद आयोग किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है, और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसके
अलावा राजभाषा विभाग की बात करें तो 1975 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, कानून मंत्रालय के अधीन भी एक आयोग आता है, राजभाषा विधायी आयोग। ये किसके अधीन है? कानून मंत्रालय के अधीन, और इसकी स्थापना भी 1975 में होती है। आखिर में हमारे कुछ जो महत्वपूर्ण है वो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आते हैं हमारे सबसे पहले प्रकाशन विभाग। प्रकाशन विभाग की स्थापना कब हुई भारत के अंदर? 1944 में। फिल्म प्रकाशन विभाग की स्थापना कब हुई? 1948 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पत्र सूचना कार्यालय। ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जिसको हम कहते हैं PIB, इसकी स्थापना कब हुई? 1956 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो आखिर के यहाँ पे ये वाले हैं आखिर के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। PIB की स्थापना कब हुई? 1956 में। आकाशवाणी की स्थापना कब हुई? 1957 में। और दूरदर्शन की स्थापना कब हुई यहाँ पे? तो दूरदर्शन की स्थापना 1976 में की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये तीनों के तीनों। ठीक है, और जितने भी आपको करंट अफेयर्स देखने होते हैं या सरकार का कोई भी आपको अपडेट अगर देखना होता है तो PIB सबसे बेस्ट है, और रात के 12 बजे भी ये अपडेट होती रहती है, यानी कि कंटिन्यूस ये साइट अपडेट होती रहती है, और यहाँ से आपको लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती है बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ। अब कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर हैं, इनको यहाँ पे कवर करते हैं और उसके बाद फिर वीडियो के एंड में चलेंगे जहाँ पे हम कुछ यहाँ पे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है उसको देखेंगे जिसमें डाउट है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो देखिए यह नारा दिया था प्रताप नारायण मिश्र ने यह नारा दिया था। यह आपको ध्यान रखना है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के काफ़ी करीबी मित्र थे। ठीक है, और इन्होंने ये नारा दिया था। हालांकि कन्फ्यूज़न है, कई बार कहीं पे बोला जाता है कि भारतेंदु ने ये नारा दिया था, लेकिन नहीं, जो बुक है और नेट पे हर जगह पर यही बताया गया है कि प्रताप नारायण मिश्र ने ये नारा दिया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम कहाँ उदित हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के लिए सबसे पहले जहाँ से आवाज़ उठी थी वो थी बंगाल। ठीक है, तो बंगाल से सबसे पहले आवाज़ उठी थी कि भारत की एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए और वो हिंदी होनी चाहिए। अगला है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो संविधान सभा के अंदर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का जो प्रस्ताव रखा था, या राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव रखा था, वो गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था। ठीक है, किसने रखा था? गोपाल स्वामी अयंगर ने वो रखा था। इसके अलावा इसका समर्थन किसने किया था? तो शंकर राव देव ने इसका समर्थन किया था। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे, संविधान सभा में हिंदुस्तानी को कितने वोट मिले थे? तो संविधान सभा के अंदर जो हिंदुस्तानी है बोली है उसको कितने वोट मिले थे यह आपने बताना है। तो इसको मिले थे 77 वोट और हिंदी को मिले थे 78 वोट। देखिए, जो लिपि हमारी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, खड़ी बोली की 3 शैलियाँ थी। ठीक है, 3 शैलियाँ कौन कौन सी थी? जिस लिपि के अंदर, जिस बोली के अंदर संस्कृत के ज़्यादा शब्द हों वो कहते थे हम हिंदी, उसको हम हिंदी कहते थे। जिसके अंदर उर्दू के ज़्यादा शब्द हों, ठीक है, उसको हम कहते थे, या अरबी फारसी के ज़्यादा शब्द हों उसको हम उर्दू कहते थे, दूसरी शैली। और तीसरी शैली वो थी जिसके अंदर उर्दू और हिंदी दोनों के ज़्यादा शब्द हों उसको हम हिंदुस्तानी कहते थे। तो संविधान सभा के अंदर उर्दू और फारसी शब्दों वाली हिंदुस्तानी बोली को नहीं माना गया, हिंदी जिसके अंदर संस्कृत के ज़्यादा शब्द थे उनको मान्यता दी गई। ठीक है, चलिए, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? तो भाषा के आधार पर पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? तो एक छोटे से क्षेत्र में जो बोली जाती है उसको हम कहते हैं बोली, और जब इस बोली में साहित्यों की रचना होने लगे तो वो बन जाती है उपभाषा या फिर विभाषा, और उसके बाद वो बन जाती है भाषा। ठीक है, अगला है, हिंदी का उपभाषाओं व बोलियों में वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो हिंदी का वर्गीकरण करने वाले पहले व्यक्ति थे जॉर्ज गियर्सन। ठीक है, 1889 में इन्होंने हिंदी का वर्गीकरण किया अपनी इस रचना में, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया कि हिंदी की कई सारी उपबोलियाँ हैं और उपभाषाएँ हैं और बोलियाँ हैं। ठीक है, अगला है, भारत का भाषाई सर्वेक्षण किसने किया था? तो भारत का भाषाई आधार पर सर्वेक्षण करने वाले व्यक्ति भी जॉर्ज गियर्सन हैं। इन्होंने यह सर्वेक्षण 1894 से 1927 के बीच में किया, यानी कि इन 30 सालों में, इन लगभग 33 सालों में इन्होंने ये सर्वेक्षण किया, और इसके आधार पर इन्होंने अपना एक किताब लिखी, एक ग्रंथ लिखा, अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो सीधा सीधा प्रश्न बनता है, अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? जॉर्ज गियर्सन की पुस्तक है, और हिंदी को भारत का इन्होंने भाषाई आधार पर सर्वेक्षण किया था। इन्होंने हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा था। ठीक है, और उपभाषाएं 5 हैं और बोलियां कितनी हैं? 17 बोलियां हैं, जो हमने हमारी पहली वाली वीडियो में देखा था। ठीक है, चलिए
बांग्ला भाषा का उद्भव और विकास किसकी रचना है, इसको किसकी कर देना, ठीक है। तो बांग्ला भाषा का उद्भव और विकास ये रचना है सुनीत कुमार चटर्जी की। 1926 में इन्होंने यह रचना करी थी, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब हिंदी का वर्गीकरण किया, हिंदी की उपभाषाएं बांटी, तो इन्होंने पहाड़ी भाषा को नहीं माना, ठीक है। तो प्रश्न बन सकता है इनमें से किसने पहाड़ी भाषा को मान्यता नहीं दी थी, इनमें से किसने पहाड़ी भाषा को भाषा मानने से इनकार किया था। सुनीत कुमार चटर्जी ने यह इनकार किया था, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हिंदी भाषा का इतिहास, ये किसकी रचना है, तो ये रचना है धीरेन्द्र वर्मा की। 1933 में ये लिखा इन्होंने, और इनकी जो ये रचना थी ये इन्हीं की रचना के ऊपर आधारित थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी भाषा का इतिहास किसने लिखी है, धीरेन्द्र वर्मा ने, और किसके आधार पर लिखी है, तो ये जो इनकी रचना थी ना सुनीत कुमार चटर्जी की, तो इन्हीं रचना के आधार पर इन्होंने अपनी इस रचना को लिखा। हालांकि थोड़ा सा चेंज किया, इन्होंने पहाड़ी भाषा को मान्यता दी और इसको भाषा मान लिया था, ठीक है। चलिए अगला है देश के बाहर अवधी बोली जाती है। तो देश के बाहर अवधी कहाँ बोली जाती है, फिजी में बोली जाती है। और अगर ब्रज भाषा पूछेगा तो ताजिकिस्तान में ये बोली जाती है, ठीक है। हिंदी प्रदेश की बोलियों में सबसे सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली कौन सी है, तो हिंदी प्रदेश की आपको पता है कई सारी बोलियां हैं, हमने कल वाली वीडियो में भी देखा, परसों वाली वीडियो में भी देखा, बहुत सारी बोलियां हैं, ठीक है। खड़ी बोली आती है, उसके अंदर हमारी ब्रज बोली आती है, ब्रज भाषा आ जाती है, बहुत सारी हैं। तो सबसे ज़्यादा बोली जाती है भोजपुरी, ठीक है। तो भोजपुरी जो है हिंदी जो बोलियाँ हैं उनमें बोले जाने वाली सर्वाधिक जो है बोली है, ठीक है, भोजपुरी। और ये बोली कहाँ जाती है, तो बिहारी जो हिंदी है, बिहारी हिंदी उपभाषा है हिंदी का एक बिहारी, तो बिहारी हिंदी की ये एक बोली है भोजपुरी। इसके अलावा मगही भी है और मैथिली भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है बोलने में, या बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा लोग किस भाषा को बोलते हैं, किस बोली को बोलते हैं, अगर हिंदी की बात करें तो वह है भोजपुरी बोली। भोजपुरी का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, तो देखिए भोजपुरी का शेक्सपियर बोला जाता है भिखारी ठाकुर जी को, ठीक है। तो इनको भोजपुरी भाषा का, भोजपुरी बोली का शेक्सपियर बोला जाता है। ये उपाधि इनको दी थी जगदीश चंद्र माथुर ने, ठीक है। इसके अलावा इन्हीं को अनगढ़ हीरा या फिर भोजपुरी का भारतेंदु भी कहा जाता है, ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है। और इनको यह उपाधि दी थी राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन को महापंडित भी कहा जाता है, पेपर में पूछा जा चुका है। इनका एक उपनाम भी है, कमेंट करके बता देना, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकता है। तो भोजपुरी का भारतेंदु भी किसको कहते हैं, भिखारी ठाकुर को कहते हैं। अब देखिए तो फ्रेंड्स ये थे हमारे जो हमने हमारी सीरीज़ थी, हिंदी वाली सीरीज़ का तीसरा पार्ट कवर करा। बहुत सारी बातों को हमने यहाँ पे देखा, बहुत सारे जो हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक थे उनको कवर करा, चाहे वो आर्टिकल हो हमारे, चाहे वो राजभाषा आयोग हो, राजभाषा अधिनियम हो, संसदीय समिति हो, सबको हमने यहाँ पे देखा 1 बाय 1। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए जो पहली वीडियो हमने हिंदी की करी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कभी ऐसा प्रश्न आ जाए हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है, और मैंने आपको वहाँ पे ये कहा कि लौकिक संस्कृत को ही संस्कृत माना जाता है, तो आप लौकिक संस्कृत को टिक करें, लेकिन वो गलत था। आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए हम क्या मानते हैं, हिंदी का विकास हुआ है संस्कृत से, और संस्कृत के हमने बोले थे कि 2 भाग थे। शुरुआत में वैदिक संस्कृत थी, ठीक है, वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत आई। तो क्रम कहाँ से शुरू हो रहा है, क्रम शुरू हो रहा है वैदिक संस्कृत से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो वैदिक संस्कृत ही होगा। तो ये आपको हमने वहाँ पे पढ़ा था ना, सबसे पहले जब हमने पढ़ा कि आर्य भारत में आए, आप पहले वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। तो हिंदी का विकास सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई, उसके बाद लौकिक संस्कृत आई, उसके बाद फिर हमारी पाली भाषा आई, फिर पाली के बाद प्राकृत आई, प्राकृत के बाद फिर अपभ्रंश आया, अपभ्रंश के बाद अववट आई, अववट के बाद प्राचीन हिंदी, फिर मध्यकालीन हिंदी, और फिर आधुनिक हिंदी वहाँ पे हमारी बनी थी। तो शुरुआत कहाँ से हुई है, वैदिक संस्कृत से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और दूसरा डाउट ये था कि कई पूछ रहे थे कि हिंदी की 18 बोलियाँ हैं, हिंदी की 17 बोलियाँ हैं। तो देखिए ज़्यादातर किताबों में 17 बोलियों को ही माना गया है, आप 17 पे ही टिक करें, ठीक है। अगर ऑप्शन में 17 ना हो तो फिर आप 18 पे जाएं, लेकिन आप 17 ही आपको याद रखना है, ठीक है। हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं, 17 उपबोलियाँ हैं, और उपभाषाएँ कितनी हैं, 5 उपभाषाएँ हैं। अब आज के प्रश्न की बात करते हैं। तो आपको जो कमेंट करके मुझे आंसर बताना है, आज भी एक क्वेश्चन है, उसके आपको 2 आंसर बताने हैं। देखिए आपको पता है वाडिया संस्थान जो है ये देहरादून में स्थित है, ठीक है। तो वाडिया संस्थान
और इसकी जो स्थापना होती है ये दिल्ली में होती है। बस आपने मुझे 2 साल बताने हैं, दिल्ली में इसकी स्थापना कब होती है और देहरादून इसको कब लाया जाता है। ठीक है, जो वाडिया संस्थान है इसकी स्थापना दिल्ली में कब हुई, देहरादून कब लाया गया, ये दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इसके आंसर की हम बात करेंगे कल के वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको कोई भी वीडियो यहाँ पे मिस ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स।